Okay, so Rashid working as a lead software engineer in Animal Care division. So basically आज हम जो है जावास्क्रिप्ट इकोसिस्टम के ओवरव्यू को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और प्लस इन सेकंड हाफ में हम ES6 के कुछ फीचर्स को डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर कुछ चीज़ें देखेंगे कि आया क्या हम कुछ चीज़ों को राइट में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो कुछ फीचर्स को हम फर्दर जो है ना डिटेल में देखेंगे। ओके, सो अगेन और हमारी जो मीटिंग का जो मेन एजेंडा है वो बेसिकली दो पॉइंट्स के ऊपर है। फर्स्ट वन इज जावास्क्रिप्ट इकोसिस्टम ओवरव्यू एंड सेकंड वन इज ES6 फीचर्स। तो इनको हम डिटेल में वन बाय वन देखते हैं डिटेल में। ओके, सो जावास्क्रिप्ट इकोसिस्टम बेसिकली ये है क्या चीज़। सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस लाइब्रेरीज एंड अदर रिसोर्सेज जो हमें डिफरेंट डेवलपमेंट फेजेस में जो है ना हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। और इकोसिस्टम बेसिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो ग्रोन कर गया। लाइक अगर हम इनिशियल टाइम्स में देखें तो हमारे पास प्लेन जावास्क्रिप्ट होती थी जिसमें हम फर्दर डॉम की मैनिपुलेशंस वगैरह करते थे और चीज़ें को जो है वो सॉर्ट आउट करते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आज हमारे पास एक विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट किसी एक टास्क को कम कम कंप्लीट करने के लिए हमारे पास बहुत सी पॉसिबिलिटीज अवेलेबल होती हैं इन द फॉर्म ऑफ सम लाइब्रेरीज, सम फ्रेमवर्क, सम अदर थिंग्स। तो हम जो है कुछ भी चूज कर सकते हैं विद द बेस ऑफ आवर गिवन रिक्वायरमेंट्स। सो हम इसके एक्सपेक्ट्स देख लेते हैं। बेसिकली जावास्क्रिप्ट इकोसिस्टम के अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट एक्सपेक्ट्स हैं। लाइक हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें हम देख रहे होते हैं। कुछ हमारी कमांड लाइन इंटरफेसेस के जैसा भी रिसेंटली हमने डिस्कस किया यान और NPM और नोट्स से रेलिवेंट। सो डेस्कटॉप एप्लीकेशन ये एक बड़ा एक अच्छा फीचर है जो बेसिकली हम इससे पहले जो है लाइक जेएस को बेसिकली हम एज अ फ्रंट एंड एप्लीकेशन के तौर पे देख रहे होते थे। तो अब भी जो है रिसेंटली हमारे पास GUI बेस्ड एप्लीकेशन भी हम इसके अंदर वर्किंग कर सकते हैं। मोबाइल जो कि एक हमारा एक इंडस्ट्री में पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखा जाए काफ़ी बूम है जो कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट ने इसके ऊपर भी काफ़ी सपोर्ट दी हुई है। और बैकएंड तो नॉर्मली जो है हमारे पास जावास्क्रिप्ट जावा फ्रंट एंड की एप्लीकेशन ही ट्रीट हो रही होती थी नॉर्मली अगर हम उसको पास्ट में देखें तो अभी। लेकिन रिसेंट पास्ट में जो है हमारे पास इसके ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट हुई है जिसमें बैकएंड की कुछ वर्किंग भी इसके ऊपर कर सकते हैं। एंड अगेन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल अबाउट फुल स्टैक डेवलपमेंट भी वी हैव अ पॉसिबिलिटी इन दिस थ्रू JS। सो वन बाय वन इनको देखते हैं। और अगर हम फ्रंट एंड के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनिशियली वही है वो कोर जावास्क्रिप्ट कंसेप्ट जिसमें हम अगेन वो डॉम की मैनिपुलेशन हम अपनी चीज़ों का एनिमेशन वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो है वो शुरू में कर सकते हैं जो कि बेसिकली एक कोर किसी भी चीज़ के ऊपर काम करने के लिए जावास्क्रिप्ट का कोर जो है वो कंसेप्ट जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। और हम इससे ऊपर आए तो हमारे पास जो है वो कुछ लाइब्रेरी की शक्ल में कुछ रेवोल्यूशन आई थी जिसने कुछ चीज़ें फर्दर सॉर्ट आउट की। और इससे चीज़ें हैं जो है फर्दर डोम के मैनिपुलेशन और फर्दर जो है थिंग्स जो है वो आपके लिए काफ़ी इजीली होना शुरू हो गई थी। और अगर हम जो है एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे पास फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज जब ये इन हुए तो इससे काफ़ी इंडस्ट्री को जब वो ग्रो मिला इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर, रिएक्ट, Vue, बैकबोन एंड अनदर फ्रेमवर्क दैट वी हैव इन मार्केट। सो इससे जो है लाइक हमारे पास सारा सोल्यूशन जो है वो एक के अंदर अवेलेबल है। लाइक इन द एंड वी हैव जस्ट टू एन एक्सटर्नल API और हमें जस्ट डाटा को लेने और देने के लिए चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है। अदरवाइज सारा सोल्यूशन जो है वो हम इसी के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर लाइक MVC बेस होते हैं, कुछ MVC बेस के बेस भी नहीं है। लेकिन हर किसी के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं जो कि बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट जो हम इसको डिफरेंट फेजेस में जो है उसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइक अभी रिसेंटली अभी हमने डिस्कशन की थी NPM और यान के ऊपर। तो बेसिकली CLI बेस्ड एप्लीकेशंस लाइक हम इसके अंदर वर्किंग कर सकते हैं। और इसका जो मेन सोर्स जो है वो Node.js है। और Node.js के थ्रू जो है हम फर्दर चीज़ें इसके ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं। NPM है, यॉन है जो पैकेजेस के ऊपर हमें वर्किंग करना होता है, पैकेज इंस्टॉलेशन उनकी फर्दर मॉडिफिकेशन के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम इससे पहले लाइक जाएं प्लेन जावास्क्रिप्ट में वहाँ पे हमारे पास जब ये CLI का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता था, जब ना होने के बराबर था, तो हमारे पास काफ़ी चीज़ें जो है वो मैनुअल प्रोसेसिंग हो रही थी जो कि काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस होता था। और लाइक हमें काफ़ी चीज़ें जो है वो मैनुअली करने के बाद अपने अपने पैकेज प्रोजेक्ट के अंदर जो है इंक्लूड करनी पड़ रही होती थी। लेकिन विद द हेल्प ऑफ दी CLI एप्लीकेशन, CLI टूल्स जो है हमें काफ़ी हेल्प मिल रही है। और लाइक हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इजीली वे में जो है वो डुएबल हो रही हैं। इसके अलावा अगर हम बिल्ड टूल के ऊपर बात करें तो आपका जो है बेसिकली
कुछ आपका जो कोड है उसको डिफरेंट वे में ट्रांसफॉर्म कर देता है, लाइक इन अदर वे आप इसको यूजेबल कर सकते हैं इन ईजियर वे में। और अगर इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो लाइक फॉर एग्जांपल हमें अगर अपनी SCSS में अगर हमने सैस में कुछ लिखा हुआ तो हम उसको कंपाइल करना पड़े हमें CSS में बेसिकली, क्योंकि ब्राउजर के ऊपर हमारे पास CSS रन हो रही होती है, तो हम उसको उसमें कंपाइल करने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए बिल्ड टूल्स काफी चीज़ों का हेल्प ले रहे होते हैं। सेम द केस विद अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आई है जिसमें कुछ चीज़ें हमने ECMAScript 6 के अंदर लिखी हुई हैं, लेकिन हम समहाउ हमें इसको 5 या 4 वर्जन में कन्वर्ट करना है, या लाइक 4 या 5 के अंदर हम इसको फर्दर में कन्वर्ट करना है, तो इस केस में हमारे पास ये बिल्ड टूल काफ़ी हेल्पफुल हो रहे होते हैं। ES बिल्ड, रोल अप, पार्सल्स, पैक मैनेजर मोस्टली जो है कॉमनली जो है रिसेंट पास में जो है वो यूज़ हो रहे हैं, जिनके अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं और कुछ इनकी अपनी एफिशिएंसी है जो जिसके बेस के ऊपर हम इसकी सिलेक्शन कर रहे होते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट। ओके, अगर हम मूविंग फॉरवर्ड GUI एप्लीकेशंस की तरफ जाएं तो बिफोर दैट लाइक हमारे पास अगर GUI एप्लीकेशंस अगर हम कंसेप्ट देखें तो मोस्टली हमारे माइंड में जो है विजुअल बेसिक, सी शार्प और इस तरह रेलिवेंट जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं और उसके अंदर हम इसकी वर्किंग कर रहे होते हैं। लेकिन इन नाउ डेज विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट वी कैन डू सम GUI बेस्ड एप्लीकेशन। सो इसकी बेस्ट एग्जांपल nw.js है, जो बेसिकली नोड बेस्ड वेबकिट है और नॉर्मली जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है नेटिव डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए ये चीज़ ना वो यूज़ हो रही है। इसके अलावा अनदर एग्जांपल जो है वो इलेक्ट्रॉन है, जिसके अपने फर्दर फीचर्स हैं जिसको बेस्ड अपॉन दैट रिक्वायरमेंट अगर हम इनमें से कोई चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर हम मूविंग फॉरवर्ड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाएं तो लाइक आज से लाइक रिसेंट पास्ट के अंदर देखें तो हमारे पास काफ़ी मोबाइल के अंदर वर्किंग हुई है। और इससे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास अगर मोबाइल एप्लीकेशन के डेवलपमेंट अगर कंसेप्ट आता था तो हमारे पास या तो हम अपनी वेबसाइट को जो है रिस्पॉन्सिव वे में लेके चल रहे थे या फिर हमें नेटिव लैंग्वेज के अंदर लिखना पड़ता था कोड अपना। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है मुख्तलिफ जो फ्रेमवर्क्स इन द फॉर्म ऑफ आयोनिक एंड रेक्ट नेटिव एंड फोन गैप हम मोबाइल एप्लीकेशन क्रॉस प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। और आयोनिक जो है बेसिकली कम्प्लीटली ओपन सोर्स SDK है वो, जो कि नॉर्मली हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो रही होती है और इसका बेस कंसेप्ट जो है वो आपका एंगुलर और एंगुलर JS के ऊपर ही लाई कर रहा होता है। अगेन रेक्ट नेटिव जो है ये भी ओपन सोर्स मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, फेसबुक ने इसको डेवलप किया था और इसकी जो है बेस रेक्ट कंसेप्ट के ऊपर आप जो है ना इसको लाइक कर रहे होते हैं। Another thing we have in the form of PhoneGap, so comparatively ये बहुत ज़्यादा इतने यूज़ नहीं हो रही, लेकिन still we can do development in this framework also for mobile application. बैकएंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जावास्क्रिप्ट को, तो जैसे मैंने पहले बताया कि जावास्क्रिप्ट मोस्टली जो है वो आपकी फ्रंट एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ट्रीट की जा रही होती थी, लेकिन नाउ वी कैन डू इट विद बैक एंड डेवलपमेंट। वी कैन एक्सप्लोर आवर APIs फॉर डिजाइनिंग और बिल्डिंग आवर वेब एप्लीकेशन। सो express.js इसकी मेन एग्जांपल है, जो कि बेसिकली एक नोड के ऊपर ही आपके पास लाइक कर रहा होता है। सो इसको डिफैक्टो स्टैंडर्ड सर्वर के नाम से भी हम लाइक कह रहे होते हैं अगर हम ओवर द चैनल्स को देखें। और इसके अलावा सॉकेट आईओ नॉर्मली जो है वो रियल टाइम वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज़ हो रही होती है, और सर्वर टू क्लाइंट जो है वो बाई डायरेक्शनल जो है वो कम्युनिकेशंस के लिए हम इसको मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं रियल टाइम एप्लीकेशन में। काफ़ी ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। मेटियोर भी एक अनदर जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है फॉर दिस सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ JS। अगर हम ऊपर जितने भी एक्सपर्ट्स डिस्कस किए हैं अगर हम उनके कॉम्बिनेशन पे देखें तो वी कैन हैव अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन डू फुल स्टैक डेवलपमेंट। एग्जांपल इसके मेन मीन स्टैक और मन स्टैक है। इसमें बेसिकली जो आपका मेन डिफरेंस है, मीन स्टैक में आपके पास एंगुलर एज अ फ्रंट एंड ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है और आपके पास मन स्टैक में आपके पास जो है वो रिएक्ट एज अ फ्रंट एंड यूज़ हो रहा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट MongoDB, एक्सप्रेस और नोड जो है वो इसकी बेस मेन लेयर में जो है वो शामिल होता है। तो स्टैंड अलोन अगर हमें एप्लीकेशन बनानी है फुल स्टैक, तो हम दैट वी कैन इजीली अचीव बाय यूजिंग सिंपल जावा बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। So what we can do with the JavaScript, we can do almost everything.
लाइक वेबसाइट्स अगर हमें क्रिएट करनी है तो उसके अंदर हमें वैनिला जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें वेब एप्लीकेशन यूज़ करने हैं तो हमारे पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल, लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। अगर हमें डेस्कटॉप और गेम में डेवलपमेंट करनी है तो इसकी फॉर्म में भी हमारे पास कुछ ना कुछ अवेलेबल है जो हमें हेल्प कर रहा है इन डिफरेंट एक्सपेक्ट्स। मोबाइल एप्लीकेशंस में जैसे मैंने बताया रिएक्ट नेटिव आयोनिक जो है रिसेंट पास्ट में जो है हम आपके पास काफ़ी बूम इंडस्ट्री के अंदर लेके आए हुए हैं। उसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टेलीविजन जो है, इनकी अगर हमें एप्लीकेशन के ऊपर वर्किंग करनी पड़े तो again we can do with the help of JavaScript, or somehow we can do also some machine learning using our JS based things. Any thoughts, comments till now? इसमें हम लोग फोलियो 3 में क्या क्या यूज होता है इसका कोई आइडिया है? फोलियो 3 में बेसिकली तो हम ये कह सकते हैं कि डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के ऊपर हम कोई वर्किंग नहीं कर रहे। सेम गेम डेवलपमेंट को भी अगर हम देखें तो हमारे पास जो मेजरली बढ़ रहा है वो हमारे पास वेब एप्लीकेशंस और मोबाइल एप्लीकेशंस का जो है यही कंसेप्ट मेजरली हम यूज़ कर रहे होते हैं। और समाउ इसका कुछ जो वेब एप्लीकेशन के अंदर आपका जो बैकएंड है वो उसकी चीज़ें कुछ यूज़ कर रहे होते हैं। तो मेजरली फुल स्टैक का कंसेप्ट अगर हम देखें तो वो, और मोबाइल एप्लीकेशन का कंसेप्ट देखें तो ये चीज़ें जो है ना हम फोलियो 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनके ऊपर काफ़ी वर्किंग कर रहे होंगे, सर ये कर रहेंगे इन फ्यूचर। रिसेंटली हम लोग ने कैसे फेजर यूज करा है, तो अगर ये किसी को एक्सप्लोर करना हो तो कर सकते हैं। ओके। और ये किस डिपार्टमेंट में, लाइक ये वर्किंग मोबाइल में? मोबाइल में ही हुआ है, सनबर्स्ट प्रोजेक्ट है उसके Okay. अंदर। ये फ्लैश टू HTML5 कन्वर्ट करने के लिए फिर उसको फ्लैश वाली गेम्स रीबिल्ड करें फिर। मैंने जो है वो समहाउ स्मार्ट बात की एप्लीकेशंस के ऊपर इनिशियली कुछ वर्किंग की थी वे बैक 2-3 ईयर बैक, और स्मार्ट एप्लीकेशंस के ऊपर वर्किंग की थी। नहीं सम ऑफ आर जो एंड्रॉयड बेस्ड थी और कुछ जो है एंड्रॉयड बेस्ड भी नहीं थी, लेकिन डिफरेंट एसडीके के ऊपर थी जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट बेस्ड थी। तो ये भी काफ़ी अच्छी वर्किंग, आप इसके अंदर वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन अगेन आपको इन सब चीज़ों के लिए आपके पास मेन जो कंसेप्ट है वो जावास्क्रिप्ट का है, वो जावास्क्रिप्ट का जो कोर कंसेप्ट है वो आपका काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। देन यू कैन डू एंड एक्सप्लोर द अदर स्टफ। सही है। किसी और का कोई कमेंट है? वरना फिर ES6 पे मूव कर जाते हैं, उसमें कुछ एग्जांपल्स वगैरह हैं। Okay, so second part of our presentation is relevant to ES6. So basically ES is known as ECMAScript. Basically 2015 में जो ECMAScript का वर्जन रिलीज हुआ था उसको ES6 के नाम से हम ही जानते हैं। अब ES6 से पहले भी हमारे कुछ वर्जन्स थे और ES6 के बाद भी हमारे कुछ वर्जन्स हैं, लेकिन हमारा जो मेजर जो चेंज आया था वो ES6 वर्जन से ऑनवर्ड आया था। और दैट्स वाई वी ऑलवेज कॉल ES6, और ES6 के कंसेप्ट को हम यूज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसी को अपने एप्लीकेशंस के अंदर जो है वो इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स जो इन्वॉल्व होते हैं, इनमें से कुछ फीचर्स मैंने लिस्ट डाउन किए हैं जिसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो the first one is relevant to our let and const keyword. So the major thing that we found in ES6 version is relevant to declaration of a variable. So पहले हम जो था लाइक एप्लीकेशन को डिक्लेयर करने के लिए मोस्टली एक कीवर्ड ही हमारे पास अवेलेबल था जो कि var होता था, और उसका जो स्कोप होता था वो बेसिकली फंक्शन स्कोप होता था। और पूरे फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू जहाँ पे जिस जगह पे भी आपको एक्सेस करना चाहे तो आप उसको एक्सेस कर सकते थे। लेकिन लेट कीवर्ड से आपका जो स्कोप है वो ब्लॉक स्कोप हो चुका है। ठीक है। आप एक ब्लॉक के अंदर अगर एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो आपका बेसिकली जो स्कोप है वो उसी ब्लॉक के अंदर रहता है। उसके बाद जो आपका जो स्कोप उसका वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये एग्जांपल जो मैंने पेस्ट की है जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट के हाउ थिंग्स आर वर्किंग। ये वैकी वर्ड से आपके पास जो है डिक्लेरेशन है, और यहाँ पे आपके पास लेट कीवर्ड से डिक्लेरेशन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्कोप के अंदर आपके पास इसका वैल्यू डिफरेंट मिलेगी, और अब इसको स्कोप के बाहर देख रहे हैं तो आपकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट मिलेगी। सो आई गेस मोस्ट ऑफ ऑल आर यूजिंग ES6, और अगर वो जो कुछ नहीं भी अगर इस ES6 के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं तो आई विल स्ट्रांगली सुजेस्ट कि आप इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करें। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कि देखने में आया कि स्टिल पीपल आर डिक्लेयरिंग देयर वेरिएबल्स यूजिंग अ बाकी वर्ड। सो
इससे में मोस्ट ऑफ द केसेस में ये मसला होता है कि आपके पास आपको स्कोप का आइडिया नहीं हो रहा होता, और आपने जो डिक्लेरेशन की होती है वो वेर के कीवर्ड से की होती है। तो इससे जो है समहाउ आपके पास को कुछ गार्बेज वैल्यूज जो है वो किसी स्पेसिफिक सिनेरियो में आता है, जिसके लिए आपको जो आउटपुट है वो जो है सही तरीके से मिल नहीं रही होती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको अगर हम ठीक करें तो आई गेस काफ़ी चीज़ें हमारी भी इम्प्रूव हो सकती हैं। सेम कॉस्ट कीवर्ड अगेन प्रायर टू ईयर 6 आपके पास जो था वो वेर कीवर्ड ही अवेलेबल था, तो कांस्टेंट हम डिफाइन करते भी थे तो हम वेर कीवर्ड से ही डिफाइन करते थे। तो हम यहाँ पे अब जो है कॉन्स्ट कीवर्ड को भी यूज करके अपने कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। कॉन्स्ट और लेट में सिंपल डिफरेंस ये है कि आप कौन से जो चीज़ डिक्लेयर करते हैं उसकी वैल्यू दोबारा आप जो है वो चेंज नहीं कर सकते। आपके पास जो है वो एक एरर थ्रो कर देगी कंसोल के ऊपर कि आप जो है वो फर्दर कांस्टेंट को जो है ना वो वैल्यू अपडेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ जो है वो एक कांस्टेंट डिफाइन हो सकती है, तो डू क्रिएट योर कांस्टेंट्स और इसको एक सेपरेट फाइल मेंटेन करें, वहाँ पे डिटेल आप कांस्टेंट लिखें। और अगर इन केस इन फ्यूचर क्लाइंट की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट्स आती हैं और हमें कुछ वैल्यूज़ को प्लस माइनस करना पड़ता है, या कुछ चीज़ें हमने थ्रू आउट अपने कंपोनेंट्स में और अपने लेआउट्स के अंदर जो है वो चीज़ें असाइनमेंट के तौर पे यूज़ की होती है, तो हमें जस्ट कांस्टेंट की वैल्यूज़ को ही चेंज करना पड़ेगा और रेस्ट ऑफ थिंग विल बी वर्किंग फाइन। सो ये एक चीज़ है जो हमें हमें मूविंग ऑनवर्ड जो है इसके ऊपर स्ट्रांगली देखना पड़ेगा। वन ऑफ द मेन फीचर इज़ फॉर ओ लूप, जो कि हमें ES6 के अंदर है। इसमें जो है बेसिकली हम अपने एरे जो है वो इसको ट्रैवर्स करते हैं बड़ा इजीली वे में। ईच आइटरेशन के ऊपर आपके पास एक लेट का जो वेरिएबल है वो आपको उसके आइटरेशन के ऊपर जो वैल्यू है वो आपको वहाँ पे रिसीव होती है, और आप उस वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा फीचर है जिसको हम मूविंग ऑनवर्ड अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करें, और ऑब्वियसली इट ES6 के अंदर आया हो और ये एफिशिएंट वे में होगा, और आपकी चीज़ों को जो है वो फर्दर डिटेल वे में सॉर्ट आउट करेगा। और इसका फीचर जो है हम जिस तरह ओल्ड स्टैंडर्ड जो है अपने लूप्स यूज़ कर रहे हैं उसमें भी चीज़ों को हम फर्दर अपडेट करके ES6 के ऊपर लेके हैं। टेम्पलेट लिटरल्स, इसके ऊपर अगर हम एक पहले हम एग्जांपल के तौर पर देख लें कि हम कुछ स्ट्रिंग वगैरह डिफाइन करते थे, तो उसके अंदर अगर हमें लेट्स सपोज कुछ मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिफाइन करनी पड़ती थी, तो उसके अंदर हमें बैक स्लैश एन और इस तरह की कुछ चीज़ें यूज़ करनी पड़ती थी, और उसके या हमें डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंट वैल्यू रख के और उसको हमने एक लाइन वाइज करना पड़ता था। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हैं इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू शो यूर स्ट्रिंग इन अ डिफरेंट वेज। अगर आपके पास स्ट्रिंग के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वैल्यू बेस कर सकती है डिफरेंट वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर, जिसको आप ओवर द पीरियड आप उसको चेंज कर सकते हैं, तो उसकी सपोर्ट भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के अंदर है कि आपके पास अगर दो वेरिएबल डिफाइंड है और आपने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया हो जिसके अंदर दो वैल्यूज आपकी वेरी करेंगे सम अदर वैल्यूज के ऊपर, तो आप उसको इसके अंदर इंजेक्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डॉलर साइन एंड कर्ली ब्रेसेस। तो इस तरह आपकी एक स्ट्रिंग जो है एक एफिशिएंट वे में बन जाएगी, बजाय इससे कि अगर हम इसको ओल्ड पैटर्न के तहत देखें जिसमें हम नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं कि कॉन्कैटिनेशन वाला जो है वो प्रोसेस यूज कर रहे होते हैं, और कॉन्कैटिनेशन के थ्रू हम अपने वेरिएबल्स को स्ट्रिंग के साथ एम्बेड कर रहे होते हैं, और जो कि आपके पास एक तो प्रोसेस काफ़ी हेक्टिक हो जाता है और आपके पास जो है वो एरर ऑफ चांसेस भी काफ़ी ग्रो हो जाते हैं। तो जब ES6 के अंदर आपके पास एक फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आई आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनी डिफिकल्टी टू यूज दैट। तो मूविंग ऑनवर्ड अगर हम इसको यूज करें तो इट विल हेल्प अ लॉट। नबील कोई यस। क्वेश्चन है हमारा? जी मेरा एक क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। हाँ। जहाँ जहाँ तक ये ES6 की बात हो रही थी, तो ऑब्वियसली ये एक इम्प्रूवमेंट तो है ES5 की। लेकिन मुझे स्पेसिफिकली अपने कॉन्टेक्स्ट में पूछना था। लाइक आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जिसमें एक पूरे मोनोलिथ है और वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो उसमें काफ़ी आई आई बिलीव 90% ES5 यूज़ हुआ है। तो अगर मैं चाहूँ तो जितने न्यू कंपोनेंट्स वगैरह उसमें बने तो मैं ES6 में कर सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली ऐसे कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाएगी। तो उसमें क्या रेकमेंड करते हैं आपके, पूरा मोनोलिथ को रिफैक्टर किया जाए या फिर हम जो वर्जन फॉलो करें वही फॉलो करते रहें?
इसमें तो बेसिकली हम यही कहेंगे कि अगर आपका प्रोजेक्ट की जो ग्रोथ है वो काफ़ी हो चुकी है तो देन डेफिनेटली हम जो आपका एक ओल्ड पैटर्न चल रहा है हम उसी को ही फॉलो करेंगे। लेकिन अगेन अगर हम सेफर साइड पर रहते हुए ES6 को जो न्यू फीचर है और जो न्यू लेआउट्स या न्यू रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, अगर हम सेफर साइड पर रहते हुए उसके अंदर कर सकते हैं तो देन डेफिनेटली वी विल नीड टू डू दैट। अदरवाइज वरना हम इसके ओल्ड पैटर्न में ही रहेंगे और ओल्ड पैटर्न में हम काफ़ी चीज़ें जो ऐसी हैं जो हमें काफ़ी जगह पे लाइक हेक्टिक हो रहा होता है। तो अगर हम सेफर साइड के अंदर रहते हुए कर सकते हैं तो देन अगेन वी हैव टू डू दैट। तो नबील, इसमें बेसिकली आपको एक मेन चीज़ ये देखनी होगी कि भाई हमें ES5 की सपोर्ट तो नहीं देनी। लाइक कोई IE6 जैसा कोई क्लाइंट बेस ऐसा तो नहीं है जो ट्रेडिशनल ब्राउज़र यूज़ कर रहा हो जिस पे ES6 सपोर्टेड ना हो। तो एक चीज़ ये देखनी होगी, बाकी इट्स फाइन कि भाई आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जैसा राशिद ने भी कहा कि आपको अगर कोई ऐसा कोई कंसर्न नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं ES6 ES5 दोनों। हाँ, बस ये है कि जो न्यू कंपोनेंट है बस वो आप ES6 पे ही लिखें, लेकिन जो पुराने कंपोनेंट्स हैं लाइक उसमें आपने कोई छोटा बिग फिक्स करा है तो उसको ES5 पे ही रहेंगे, लेकिन न्यू कंपोनेंट्स आप टोटली ES6 पे लिख सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं ES6। ओके ओके करेक्ट, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि अब जो बंडल्स वगैरह इस तरह के आ गए हैं कि अब आपको इशू होना नहीं चाहिए। आप जिस तरह मर्जी कर लो, इन दी एंड वो सब कुछ जो है वो बंडलर ने आपको एक एक्चुअली इंटरप्रेट तो ये 5 में ही होना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इशू आप नहीं पुराने फीचर्स में भी जहाँ तक हो सके उसको मॉडिफाई कर सकते हो। मतलब न्यू फीचर की तरफ अगर हम जाने का हमारा मेन मेन बेनिफिट ये है कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है, हमारी एरर ऑफ चांसेस बढ़ रहे हैं, हमारा जो है कोडिंग फॉर्मेट जो है वो कुछ बेहतर हो रहा है। तो इससे ऑब्वियसली आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट भी बच रही है, डेवलपमेंट टाइम भी बच रहा होता है। तो जो चीज़ आपको डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर लगती है तो देन डेफिनेटली यू हैव टू डू दैट। यहाँ मैं एक बात ऐड करूँगा। देखें, एक चीज़ होती है ट्रांसपाइलेशन, ट्रांसपाइलर्स। तो जावास्क्रिप्ट की जो इकोसिस्टम है उसमें ट्रांसपाइलर्स और पॉलीफिल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो हमें ये चीज़ देखनी होती है कि किस वक्त हमारा काम जो है पॉलीफिल से चलेगा और किस वक्त हमारा काम ट्रांसपाइलर से चलेगा। तो आपने जो बात अभी पूछी है तो उसके लिए आपको सिर्फ एक बेबल का ट्रांसपाइलर ऐड करना पड़ेगा, तो उसका आपका मसला हल हो जाएगा। उससे ES6 जो है वो ES5 पे भी चल जाएगा, बिल्कुल सपोर्टेड ब्राउज़र कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, बेबल का हाँ। तरीकाकार ये होता है कि उनका जो एक मेन कोर लाइब्रेरी होती है ना वो ग्रेजुअली अपडेट होती है। ES6 के साथ साथ ये 7 आया, 8 आया, 9 आया तो वो अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। लेकिन उसके साथ ये करते हैं कि आपको प्लगइन पहले दे देते हैं कि भाई फ़र्ज़ कर लें कि अभी उनके कोर अपडेट होने में टाइम है तो आप ये प्लगइन ऐड कर लें और उस प्लगइन के ज़रिए आप वो लैंग्वेज स्पेसिफिक फ़ीचर यूज़ कर सकते हैं। उसकी एक बहुत अहम मिसाल है, बहुत अच्छी मिसाल है, वो है क्लास प्रॉपर्टीज़। अगर आप देखेंगे कोई भी पैकेज डॉट जेसन तो उसके अंदर आपको एक प्लगइन नज़र आएगा बेबल का जो कि क्लास प्रॉपर्टीज़ को इनेबल करता है। उसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो क्लास प्रॉपर्टीज़ जो है कंपाइल होकर किसी दूसरे फॉर्म में इम्प्लीमेंट होती हैं। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा। जिस तरह मैं शुरू में इकोसिस्टम की डिस्कशन कर रहा था उसमें एक हमने बिल्ड टूल की डिस्कशन की थी, तो उसमें हमारे पास सैस का एक कंसेप्ट आया था। तो सैस में हम लेटेस्टली जो डेवलपमेंट कर रहे थे हम जितनी भी CSS है वो सारी सैस के अंदर लिख रहे होते हैं, जिस जो कि हमें काफ़ी चीज़ों को हेल्प आउट कर रही होती है। लेकिन अगेन अगर हम इसको ब्राउजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें वहाँ पे अल्टीमेटली CSS को ही रेंडर करना होता है। तो अगेन जिस तरह भी फयाज ने और इमरान भाई ने बताया कि हम जो चीज़ें दोनों में यूज़ कर लें, लेकिन उसको अगर हम इसकी रेलिवेंट चीज़ें यूज़ कर लेंगे तो हमारी चीज़ें अफेक्ट नहीं होंगी और हम इसको इजीली वे में हम उसको वर्किंग कर सकते हैं। इमरान भाई, ये बेबल जो है वो अगर ES5 को सपोर्ट करना है तो यूज़ करना पड़ेगा ना, लेकिन आजकल तो आई थिंक ES6 अब सपोर्टेड है ही हर जगह। बिल्कुल, और मैंने अभी लेटेस्ट वर्जन चेक नहीं किया कि वो कहाँ तक सपोर्ट दे रहा है, लेकिन मेरा अपना असम्पशन ये है कि हम कोई भी फीचर सेट आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए। उन्होंने काफ़ी हद तक जो है ना वो ES6 की उससे अबव की सपोर्ट वैसे भी इम्प्लिसिटली दे दी है। तो अब मोस्टली आप कोई वैसे स्पेशल चीज़ कोई ऐसी और फीचर नहीं है। मेरा अपना ख्याल ये कि जब हम बेबल पे बेबल पे अगर जो करेगा ना तो वो थोड़ी सी इसकी डिटेल दे दे ताकि अंदाज़ा हो कि कौन से वर्जन में कितनी सपोर्ट है, हम कौन कौन से प्लगइन हमारे पास हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं इस किस्म के इशूज़ के लिए।
सर और फिर बेबेल शायद उस वक्त भी यूज होगा ना, अगर आप ES11 यूज कर रहे हैं तो उसकी बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी के लिए भी आप बेबेल यूज करें। दोबारा बताओ। अगर ES11 का कोई फीचर यूज कर रहे हैं और ES6 पे सपोर्ट करना है तो भी बेबेल के थ्रू हो जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अगर उन्होंने दिया है प्लगइन, अगर उन्होंने अभी तक वो नहीं दिया तो आप उसको वेट करना है। सही सही, इसकी और डिटेल फिर हम लोग बेबेल पे कवर करेंगे, बट नबील अभी तुम्हारा केस तो एंडिंग हो गया होगा। ओके ओके। के फंक्शंस पैरामीटर लाइक ES6 के अंदर ये बड़ी अच्छी सपोर्ट आई है कि आप फंक्शंस के जो है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इससे पहले जो था लाइक इस तरह की फंक्शनैलिटी जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होती थी। तो हम अगर लेट्स सपोज हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं और दैट फंक्शन इज रिसीविंग सम पैरामीटर्स, तो हम इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो है वो हम जो है बता सकते हैं। तो एग्जांपल है, अगर हमने फंक्शन को कॉल किया है विदाउट गिविंग एनी पैरामीटर्स तो हमारे पास जो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो शो हो रही होती है। और अगर हम इसको कुछ वैल्यू दे के पास करते हैं तो देन अगेन जो इसकी पास्ट वैल्यू होती है तो वो ट्रीट हो रही है, तो उसको हम फर्दर मैनिपुलेशन के लिए जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो इससे काफ़ी जगह पे आपके पास जो है वो कोड जो है वो क्रैश होने से बच जाता है और एप्लीकेशन आपकी जो है काफ़ी दफ़ा ब्लैंक वाइट और क्रैश हो जाती है। तो ये जो है काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो डेफिनेटली वो हमें जो है इसका जो है डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो है रखना चाहिए जितने भी हमने पैरामीटर्स जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं अपने फंक्शंस के अंदर। मूविंग ऑनवर्ड, क्लासेस का कंसेप्ट ES6 से ऑनवर्ड जो है हमारे पास आया। इससे पहले हम फंक्शंस को ही एज अ क्लासेस जो है वो ट्रीट कर रहे होते थे और उसके अंदर कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे होते थे। तो क्लासेस है जो ये है कि हम मेजरली जो है एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की जो वर्किंग है वो हमें क्लास के अंदर रख के हम उसको फर्दर डिफरेंट पर्पजेस के लिए हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिली है मूविंग ऑनवर्ड ES6 से। और मूविंग ऑनवर्ड हमें भी अपने जो जिसमें ये प्रोजेक्ट्स है इसके अंदर जो है वो क्लासेस के अंदर वर्किंग करना चाहिए ताकि इससे कोड भी थोड़ा सा आपके पास एक स्टैंडर्डाइज वे में होगा और चीज़ें जो है वो आप इजीली जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अगर कोई इश्यूज अगर आपको ट्रेस करना पड़ा तो वो भी बड़ी जल्दी इजीली फाइंड हो सकता है। मॉड्यूल्स, ये बड़ी अच्छी सपोर्ट है। प्रायर टू ES6 जो थी वो मॉड्यूल्स की सपोर्ट बिल्कुल नहीं थी। इस ES6 से ऑनवर्ड जो हमारे पास ये मॉड्यूल की सपोर्ट अवेलेबल हुई है। इसके अंदर अगर हम एप्लीकेशन इसकी जो है एग्जांपल्स देखें वो हमारे पास सिंपल ये है कि हमने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए, कुछ फंक्शंस डिफाइन किए, तो हम उसको इन द एंड जब एक्सपोर्ट के कीवर्ड से जो हम इसको उस फाइल से एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो हमारी बेसिकली ये एक main.js की फाइल यूज़ हो रही है और हमारे पास एक app.js की फाइल है जिसके अंदर हम इसको फर्दर इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो जो चीज़ें हमें जिस अपने फाइल के अंदर रिक्वायर्ड होती हैं जस्ट हम उसको इंपोर्ट करते हैं और वही चीज़ जो आपके बिल्ड का पार्ट बन जाती है। अगर आपने लेट्स सपोज फाइल के अंदर 10 चीज़ें डिफाइन की हैं और उसको एक्सपोर्ट किया और आपने जो है जहाँ पे यूज़ कर रहे हो वहाँ पे आपके पास जस्ट 2 चीज़ें इंपोर्ट की हैं तो आपके पास अल्टीमेटली जो बिल्ड बन रही होती है उसमें आपकी 2 चीज़ें ही जा रही होती है। तो इससे जो है कोड काफ़ी रीडेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो रही है और चीज़ें भी आपके बिल्ड की जो साइज़ है वो भी आपका काफ़ी हद तक जो है ना मिनिमाइज हो रहा होता है। तो उसका वे ऑफ यूजेज यही है कि आप इसको डिफाइन कर रहे हैं और दूसरी जगह पे आप इसको यूज़ कर रहे हैं और आप जो आपकी जो एक्चुअल फाइल है जहाँ पे इसको इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे ये वाली फाइल इसको इंक्लूड कर रहे होते हैं। तो इससे आपकी जो है वो मॉड्यूल की सपोर्ट आपके प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाती है और आप इसको अपने मुताबिक इसको जो है वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर्स लाइक ES6 के अंदर जो है ये स्प्रेड ऑपरेटर्स आने से काफ़ी चीज़ें कह लें कि वर्किंग वाइज जो है काफ़ी टाइम आपका जो है वो बच जाता है। जिस तरह भी एग्जांपल के ऊपर ये दो हमने एरेज क्रिएट किए होंगे हैं, एक पेट के नाम से और एक बग्स के नाम से। तो अगर हमें इन दोनों एरोज को जो है वो मर्ज करना पड़े तो प्रायर टू ES6 हमें क्या करना पड़ता, तो हमें पहले एक एरे को ट्रैवर्स करना पड़ता था, उसके सारे एलिमेंट निकालने पड़ते थे, हमें एक तीसरी एरे में डालने पड़ते थे, तो फिर दूसरे एरे को ट्रैवर्स करना पड़ता था, फिर उसको फिर वो तीसरी एरे में डालना पड़ता था। वो हमारी जो है दोनों एरेज जो है वो एक मर्ज होती थी। अब अगर हम ES6 से ऑनवर्ड अगर देखें तो हमारे पास विद इन
वन लाइन स्टेटमेंट हम दोनों एरेज को मर्ज करके हम एक एरेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको जो है फर्दर यूज कर सकते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर आप जो आपका बेसिकली है वो 3 डॉट के साथ जो है वो डेनिट हो रहा होता है, और बेसिकली 3 डॉट और आगे जो है आपका जो है वेरिएबल जो का जो नेम है वो लगाने से आपके पास इसके अंदर जितनी भी जो चीज़ें होती हैं वो आपको उस जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपको उस एरे के अंदर जो है वो मिल गए, और उससे मूविंग ऑनवर्ड आपने जो चीज़ें डिफाइन करने वो आपको उसके अंदर वो मिल रही होती हैं। सेम आपका रेस्ट ऑपरेटर है। आपका रेस्ट ऑपरेटर आपका समझ लें अपोजिट है आपका स्प्रेड ऑपरेटर से। स्प्रेड ऑपरेटर में आप चीज़ें निकाल रहे हैं और रेस्ट ऑपरेटर में आप चीज़ों के अंदर इसको डाल रहे होते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास फंक्शंस की, जिसमें आपके पास आपने 2 पैरामीटर रिसीव किए हैं ए और बी के नाम से, लेकिन आप जब फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं तो आप फंक्शन कॉलिंग में आप 5 पैरामीटर दे रहे हैं। तो आपके पास आप जब रेस्ट पैरामीटर यूज कर रहे हैं तो जितने भी आपके पास बाकी रिमेनिंग पैरामीटर्स हैं वो आपके पास जो लास्ट वाला ARG के नाम से आपके पास 3 डॉटेड के साथ जो आपने डाला हुआ है रेस्ट ऑपरेटर के साथ डाला हुआ, तो उसमें आपके पास सारे रिसीव हो जाएंगे। ये सारे जो आपके पास एज एन एरे रिसीव होंगे। तो देर इज अ चांस कि आप कुछ कभी डाटा जो है वो API से रिसीव कर रहे होते हैं और आपको नहीं आइडिया आप जिस फंक्शन को पास कर रहे हैं उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो वेरी कर सकते हैं। तो इससे आप जो है जितने भी डाटा है वो इजीली रिसीव कर सकते हैं, ऑल्दो यू डोंट हैव एनी आइडिया, और आप इनको जो है फर्दर अपनी फर्दर ऑपरेशंस के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं। और हमें स्ट्रांगली इसको जो है इन 2 चीज़ों को स्प्रेड ऑपरेटर को और रेस्ट ऑपरेटर अपने डेवलपमेंट में जो है वो यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें हमारी जो है वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास हमारी एप्लीकेशन जो है वो क्रैश कर रही होती है। वो क्रैश इसी वजह से कर रही होती है जब हमारे पास समहाउ कोई अनडिफाइंड वैल्यू आ रही होती है या हमने कोई फंक्शन डिक्लेयर किए होते हैं, तो उसमें हमारा बिहेवियर कुछ और होता है, और जब हम उसको कॉलिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा बिहेवियर कुछ और चल रहा होता है, तो जिसकी वजह से वो एप्लीकेशन जो है वो क्रैश कर रही होती है। तो अगर इस तरह की चीज़ें अगर हम यूज़ करें तो ऑल्दो आपके पास समहाउ किसी न किसी पॉइंट के ऊपर कुछ डाटा की जो मैनिपुलेशन है वो कुछ वेरी कर सकती है, लेकिन आपकी अल्टीमेट जो एप्लीकेशन जो है वो क्रैश नहीं करेगी, और इससे चीज़ें हैं जो वो एक सॉर्टेड वे में जो है वो चलेंगी। डिस्ट्रक्टिंग असाइनमेंट ये काफ़ी अच्छा फीचर था हमारा ES6 के अंदर, जिसको हम मोर और लेस जो है वो यूज़ कर रहे थे। इसका अगर मैं सिंटैक्स देखूं ओल्ड के अंदर, तो हमारे पास अगर एक एरे डिफाइंड है और एरे के अंदर अगर हमने किसी एरे के इंडेक्स में से वैल्यू को निकालना है तो हम 0 1 और इसकी इंडेक्सिंग से हम जो है वो निकाल रहे होते थे, हम उसको फर्दर इसको यूज़ कर सकते थे। और अगर हम ES6 के सिंटैक्स में देखें तो हमारे पास जो है वो जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं और हमें पता है कि इस एरे के अंदर इतने एलिमेंट्स हैं, तो हम उसको अपने वेरिएबल कुछ भी वेरिएबल की डिफाइन करके उसके अंदर यूज कर सकते हैं, और हम एक लाइन के अंदर सारे इंडेक्स यूज कर सकते उठा सकते हैं, और इंडेक्सिंग का डाटा जो है वो उठा के हम उसको अपने ऑपरेशंस में जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। और इससे जो है ये आपका अगर आपको लेट्स सपोज ऐसे इंडेक्स को पिक कर रहे हैं जिसमें आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली वो आपको अनडिफाइंड दे रहा होगा। अनडिफाइंड को अगर आप उसकी फर्दर चेक एंड बैलेंस रख के यूज़ कर रहे होंगे तो आपका जो है वो कोड क्रैशिंग की तरफ नहीं जाएगा, और आपकी चीज़ें जो है वो एक स्टैंडर्ड वे में जो है वो बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इसकी एक एग्जांपल हमारे पास जो है वो रेस्ट ऑपरेटर्स के साथ भी है। लाइक अगर हमने एक एरे डिफाइन की है और हमें आइडिया है कि हम पहले एलिमेंट को उठाना चाह रहे हैं और बाकी एलिमेंट का हमें नहीं आइडिया कि इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो हम रेस्ट ऑपरेटर की हेल्प से जो है ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो एक के अंदर आपके पास एप्पल रिसीव होगा और आपके पास 3 डॉट के साथ जो आपने R लिखा है उसके अंदर जो आपके पास जो डाटा आएगा वो आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट जितने भी हैं वो आपके पास वहाँ पे रिसीव होगा। तो बनाना और मैंगो आपके पास वहाँ पे रिसीव हो रहा होगा, और आपके पास पहला एलिमेंट जो आपके पास एरे के अंदर रिसीव हो रहा होगा। और सेम चीज़ आप जो है वो ऑब्जेक्ट्स के साथ भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप एक ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ और उसके अंदर यू हैव एन आइडिया कि आपका यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होंगे और उस की के ऊपर आप एलिमेंट होंगे, तो ओल्डर सिंटेक्स में अगर हम देखें तो हम उसको ऑब्जेक्ट के की साथ जाके उठाना पड़ता था। अगर हम ES6 के सिंटेक्स में देखें तो हम जो भी की नेम है उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर भी सेपरेटेड बाय कॉमास के रखें, और उस की के ऊपर हम उस वैल्यू जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करती होगी वो हमें उसके अंदर जो है ना वो रिसीव हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि आई गेस अगर कुछ लोग जो है वो रिएक्ट के अंदर मोस्टली वर्किंग कर रहे हैं तो वो उसको यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन आई स्ट्रांगली रिकमेंड के हमें सबको जो है इस फीचर को जो है ना वो अपने
डेवलपमेंट का पार्ट बनाना चाहिए और इन चीज़ों को जो है ना ऑन एंड ऑफ जो है वो यूज़ करना चाहिए। तो आई गेस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और भी हमारे पास काफ़ी फीचर्स हैं जो कि हम फर्दर जो है इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हमें हेल्प आउट कर सकते हैं। तो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैंने कुछ फीचर्स को यहीं पे लिस्ट डाउन किया था ताकि कुछ चीज़ें हमारी जो है ना क्लियर हो सकें। अच्छा, मैं राशिद भाई, इफ़ यू अलाउ मी, मैं एक दो चीज़ें ऐड कर जी सकता हूँ। जी 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 करें। अच्छा, जिस तरह अभी राशिद भाई ने स्क्रीन शेयर कर लो बोलो बीच में। नहीं, वो थोड़ा मैं बस वैसे ही बता ही रहा हूँ, मतलब मैंने कोई सही। लिखी नहीं हुई वो चीज़ें। वो ये है कि जिस तरह अभी हमने स्कोपिंग का डिस्कस किया था कि लेट वार और कांस्टेंट में ये है डिफरेंस स्कोप का, ब्लॉक का और फंक्शन का। फिर हमने होस्टिंग का डिस्कस किया था कि हमारे पास वार जो है वो सपोर्ट करता है और लेट और कांस्टेंट एरर दे देता है। तो जिस तरह हमें वार जो है वो होस्टिंग सपोर्ट करता है, ऐसे हमें वार जो है वो डुप्लीकेशन ऑफ सेम वेरिएबल नेम भी सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेट ए इज इक्वल 10 लिखोगे और लेट ए इज इक्वल 5 लिखोगे तो वो एरर दे देगा कि आपका ए जो है वो डुप्लीकेट हो रहा है। और अगर आप लोग वार ए इज इक्वल 10 लिखोगे और वार ए इज इक्वल 20 लिखोगे तो आपको एरर नहीं देगा, आपका कोड सही काम करेगा। फिर आप अगर console डॉट लॉग ए प्लस ए करोगे ना तो आपका आंसर 40 आएगा, 30 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने वार ए इज इक्वल 10 के बाद दोबारा वार ए इज इक्वल 20 लिख दिया था। तो वो जो है वो एरर नहीं देगा, डुप्लीकेसी ऑफ वेरिएबल को वार वो सपोर्ट कर देगा। ठीक है, लेट और कांस्टेंट के केस में वो आपको एरर दे देगा। बाकी ये डिफ़ॉल्ट फंक्शंस वाला जो पैरम्स वाली स्लाइड थी, उसमें मैंने एक एग्जांपल अभी कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे चैट में। वो बेसिकली ये है कि हमेशा जब हम फंक्शन का आर्गुमेंट पास करते हैं तो हमेशा वो अगर सिंगल है तो वो सिंगल के केस में, अगर आप लोग ये चैट पे देख रहे हैं तो सिंगल के केस में हमेशा वो फर्स्ट पैरामीटर लेता है। तो अगर आपका पहला ही पैरामीटर जो है a इज इक्वल 10 है और b को आपने पैरम देना था लेकिन आपने नीचे उसको 20 दे दिया, एक ही पैरामीटर, तो वो आपको आंसर रिटर्न नहीं करता। वो हमेशा आपको कंसिडर करता है कि जो फर्स्ट वाला है वो गोज फॉर द फर्स्ट वन। ठीक है, ये मतलब मैंने प्रैक्टिकली चीज़ें की हुई थी, मेरे सामने आई थी, तो मैंने जो है ना वो डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। और थर्ड चीज़ ये थी कि अभी लास्ट पे एक चीज डिस्कस हुई थी रेस्ट ऑपरेटर वाली। हाँ, रेस्ट ऑपरेटर के केस में ये है कि रेस्ट ऑपरेटर जो है ना वो हम एक में एक ही यूज कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल नहीं यूज कर सकते। मतलब एक फंक्शन के बारे में, जो फंक्शन ए इज इक्वल ए कॉमा आगे डॉट 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 रेस्ट यूज कर लें। ठीक है, मतलब फिर आप डॉट 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 करके रेस्ट नहीं यूज करेंगे, वो एक को ही सपोर्ट कर देगा पर फंक्शन के आर्गुमेंट पे। तो ये दो तीन माइनर सी चीजें थी जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, किसी और का कोई इस पे है इनपुट, कोई किसी ने ऑब्जर्वेशन करी हो कोई और चीज़ की जिससे फ़ायदा हुआ हो, या जैसे स्प्रेड ऑपरेटर आई थिंक सबने यूज़ करा होगा। तो स्ट्रिंग लिटरल मेरे ख्याल से यूज़ करने चाहिए, वो बहुत सारे लोग यूज़ नहीं कर रहे अभी तक, प्लस प्लस लेके चलो। स्प्रेड ऑपरेटर के लिहाज से मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये बेसिकली आपकी शैलो कॉपी ही करता है, ये डीप कॉपी नहीं करता। तो अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट आप कॉपी कर रहे हैं, उसके अंदर फर्दर और ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उसकी बिल्कुल एक यूनिक कॉपी हमारे पास दूसरे ऑब्जेक्ट में बन जाए, तो उसके लिए हम फिर प्रेफर्ड है कि आप स्प्रेड ऑपरेटर ना यूज करें। हाँ, वो आई थिंक फिर जेसन स्ट्रिंगीफाई भी कर सकते हैं उसके, क्योंकि वो एग्जैक्ट उठाएगा नहीं वैल्यू। जी, वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं उसकी बनाएगा, वो हाँ, बेसिकली सही जो बात है। इंटरनल जो ऑब्जेक्ट्स होंगे ना वो बेसिकली सेम होंगे, सिर्फ सेम जो, होंगे, सही बात। हाँ, ये डीप कॉपी नहीं होगी। और कांस्टेंट जो है वो अरेज के केस में जो है ना वो काम करता है, मतलब आप उसमें डॉट पुश और पॉप वो चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो, जस्ट उसको री इनिशियलाइज नहीं कर सकते आप लोग। लेकिन अरेज के केस में जो डॉट पुश और डॉट पॉप, अनशिफ्ट शिफ्ट, ये वाले जो फंक्शंस परफॉर्म करवाने हैं वो आप कर सकते हो। दूसरा एक और चीज मैंने देखा कि एरो फंक्शंस शायद आपने एक्सप्लेन नहीं किए, जो कि बहुत कॉमनली यूज्ड होते हैं। तो
और मोस्ट कॉमनली मैंने देखा कि वो रेक में बहुत यूज होते हैं, जहाँ पे पहले हम लोगों को फंक्शंस बाइंड करने पड़ते थे दिस ऑपरेटर यूज करने के लिए। तो लेटर ऑन जब हमारे पास ये एरो फंक्शंस आ गए थे, हम लोग डायरेक्टली एरो फंक्शंस एज अ इवेंट हैंडलर पास कर देते थे, तो हम लोगों को बाइंडिंग नहीं करनी पड़ती थी। जो हमारा कंपोनेंट होता था उसके दिस ऑब्जेक्ट की उस फंक्शन के साथ। ये हाँ ये भी एक बहुत बड़ा मतलब चेंज था जो कि ES6 के अंदर आया था, और मेनली मैंने रेड में देखा जो बहुत यूज हुआ है। किसी का क्वेश्चन है? जी और मेरा एक क्वेश्चन है। जी, तो क्वेश्चन ये है कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ अभी। उसमें जो है ना मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, और वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यूज प्लस हायरार्किकल वे में ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस ये सब चीजें मौजूद है। मैं उसका जो है ना क्लोन बनाना चाह रहा था स्प्रेड यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर। तो उसमें मेरे पास इशू ये आ रहा था कि ये वाली चीज की डीप कॉपी नहीं हो रही थी। मुझे सिर्फ फर्स्ट लेवल ऑफ कॉपी, या कह सकते हैं कि वहां तक मुझे जो है ना डिटेल मिल रही थी, लेकिन फंक्शंस हैं या अगर हायरार्किकल वे में जो है ना ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट डिफाइन है और उसमें एक जो है ना मेरे पास मेथड बना हुआ है, तो वो मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा था। तो इसके लिए जैसे आई गेस हसन ने शायद बताया, हसन खालिद ने, कि अगर हम लोग जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके इसकी क्लोन बनाते हैं तो उस वे में ये एक्सेसिबल होगा। आपके एग्जैक्ट केस के बारे में मैं नहीं कह सकता कुछ, लेकिन जो एक प्रैक्टिस है ना वो यही फॉलो की जाती है कि अगर आपने डीप कॉपी करनी है तो जो बेस्ट अप्रोच है ना वो ये है कि आप जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करें, फिर उसी को जेसन डॉट पार्स कर लें, तो आपके पास एक पूरी कंप्लीट कॉपी बन जाती है जो कि यूनिक होती है। तो मेरे ख्याल से ये आपके केस में चल जाना चाहिए। लेकिन जेसन डॉट आई विल ट्राई। वो फंक्शन के केस में चलता है। आई थिंक वो सिर्फ प्रॉपर्टीज पे चलता है। अगर फंक्शन डाला हुआ है मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर तो वो स्ट्रिंगिफाई चलेगा। यार, तो आप जो है फंक्शन एक्सप्रेशन बना लो, उसको कुछ इस तरह का नहीं कर सकते आपके उसको, मतलब फंक्शन एक्सप्रेशन बना लो, उसकी वैल्यू कहीं स्टोर हो रही है तो उसको बाद में आप रिटर्न करवा लो ऑब्जेक्ट के थ्रू, या जिस तरह भी आपने करवानी है। इस तरह नहीं पॉसिबल हो रहा अगर आपके नेस्टेड फंक्शन है तो, या फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसका रिटर्न कहीं सेव करवा लो, और उसको नहीं हो रहा है ऐसे। नहीं, मेरा जो सिनेरियो उसमें इस टाइप की चीज है नहीं है एक्चुअली, तो इसी वजह से मैं जो है ना कंफर्म करना चाह रहा था। मैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ट्राई करके देख लूंगा। मैंने ये चीज ट्राई नहीं करी थी, लेकिन स्प्रेड ऑपरेटर मैंने ट्राई किया था, पर उससे मेरा काम नहीं हुआ था क्लोन का। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो साथ भी ठीक कह रहे हैं, शायद कि वो फंक्शंस पे वर्क नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से ना, बट ट्राई कर लो, कुछ पता नहीं, कुछ हो भी सकता है। लेकिन वैसे अगर हो तो जरूर शेयर करें ग्रुप में ताकि बाकियों को भी पता लगे। वैसे जो है इसका ट्रेडिशनल वे वही है कि तुम एक नेस्टेड वो रिकर्सिव बना लो, या जितनी तुम्हारी नेस्टिंग है उतनी ग्रुप में तुम इस एरे और इस फंक्शन करके खुद से कॉपी कर दो। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक और प्रोजेक्ट में मैंने जो है ना यही डीप कॉपी मुझे करनी थी, तो अगेन उसमें मुझे एक प्लगइन यूज करना पड़ा था, ऑब्जेक्ट असाइन डीप। उसमें भी नेस्टेड जो है मेरे पास ऑब्जेक्ट्स थे, तो उसके थ्रू मेरा जो है ना उसमें जो है ना फंक्शंस नहीं थे मेरे पास, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट असाइन डीप के थ्रू वो काम तो हो गया था, हाँ, वो अगर तुम्हारे लेकिन पास अलग से फंक्शन प्लगइन नहीं है, यूज करना पड़ा था। अगर अगर फंक्शन नहीं है फिर तो हो जाएगा जेसन जी। स्ट्रिंग। लेकिन अगर अच्छा, पहली बात तो फंक्शन होना नहीं चाहिए। अगर वो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है ना तो उस ऑब्जेक्ट में सिर्फ डेटा मेंबर ही होने चाहिए, फंक्शन नॉर्मल केस में होता नहीं। तो तुम उस चीज को भी देख लोगे ऐसा हो क्यों रहा है कि उस इंस्टेंस में फंक्शन है, तो वो अच्छा, इतना क्योंकि लाइक उस नॉर्मल ऑब्जेक्ट के केस। अंदर, जी जी, उस ऑब्जेक्ट के अंदर अप्रोच ही ये, मतलब मैं ग्रुपो एल्विक प्रोजेक्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें है ही ऐसा कि ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी, वैल्यूज, मेथड्स, ये सब चीजें हैं। रिएक्ट की एप्लीकेशन है। सही है, तुम उसको फिर नेस्टिंग पे करके देखो। तो मैं ठीक है। सेशन वाइंड अप कर देता हूँ। अच्छा, ठीक है। एक चीज जो पेंडिंग हम लोग छोड़ रहे हैं, एक ये क्या चीज थी मैं भूल गया।
सही है शाह हसन, तुम्हें क्या चीज़ हम लोग दे रहे थे, एनपीएम वाली चीज़। तो एनपीएम में कुछ लोग चाहिए होंगे, जो इंटरेस्टेड हो वो सैयद शाह हसन से कोऑर्डिनेट कर ले। बाकी वी आर स्टार्टिंग CI/CD, तो जिसको CI/CD में इंटरेस्ट है ना वो उज़ैर से कांटेक्ट कर ले, तो उज़ैर उसको सुपरवाइज कर देगा। तो वो प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ में होगा कभी सेशन, लेकिन उसमें 4-5 लोग जमा हो जाएंगे, वो लोग अपने प्रोजेक्ट्स में देख लें इम्प्लीमेंटेशन, या एक्सपेंस ऐप पे देख लें इम्प्लीमेंटेशन, किसी एक भी चीज़ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी किसी को डायरेक्टली इंटरेस्ट है तो अभी बता दे, वरना वो बाद में उज़ैर से कांटेक्ट कर ले और एनपीएम के लिए सैयद शाह से। ठीक है, नबील, मोहम्मद इकबाल, हसन खालिद, तुम तीनों में से शिराज, तुम लोग फ्री हो गए हैं। मतलब तुम लोगों को कुछ असाइन नहीं हुआ है, तो वो इतनी जल्दी नहीं करना है, प्रेशर नहीं है, बस असाइन रख लो अपने पास, कुछ ना कुछ टाइम दे दे। और वो उज़ैर ने अच्छा खासा काम करा है CI/CD पे, वो लीड जेएस डेवलपर है, तो ही विल हेल्प यू। आई ठीक थिंक है, CI/CD से रिलेटेड मैं देख सकता हूँ, तो आई विल कांटेक्ट उज़ैर। सही, थैंक यू Yeah, so उज़ैर। maybe ठीक, I can also contribute in that. ठीक है उज़ैर, ठीक है, 2 लोग हो गए तुम्हारे पास। Yep. Helping you guys. तो